बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पूरी कौम की नज़रें पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की जानिब है, लेकिन काजी साहब की अदालत लगने से पहले ही अदालतों ने बड़ा खड़ाक करना शुरू कर दिया है। पेशावर से लेकर दीगर हाई कोर्ट्स में आज जो कुछ भी हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक इंतहाई मस्बत पेशरफ्त है। यानी लाहौर से लेकर सिंध हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट, यूं लग रहा है कि सारी की सारी हाई कोर्ट जो हैं और जुडिशरी जो है और जुडिशरी का एक बड़ा हिस्सा यूं लग रहा है कि इस वक्त आईन और कानून और रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए स्टैंड ले चुका है। इस सब के अंदर बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरियां हैं, अच्छी खबरें हैं। और इस तरह के होम्योपैथिक फैसले नहीं हैं। एक तो होता है ना कि वैसे ही फैसला दे दिया जिसका फायदा कोई ना हो, जो कि नॉर्मली इमरान खान साहब के मामले के अंदर आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे फैसले दे दिए जाते हैं, जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से खान साहब के लिए कुछ फैसले आते हैं, वो तब आते हैं जब खान साहब को उसका कोई फायदा पहुंच ही ना सके। तो ये सारी चीजें जारी बात है इस वक्त ज़हन नशीन रखना जरूरी है। अब इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि एक जानिब तो जितने लोग इस वक्त लापता हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से भी डिटेल्स। अच्छा, मेरे पास एक और खबर भी है, और नवाज शरीफ के साथ इस वक्त लंदन में हंगामी मुलाकातें हुई हैं और ये मुलाकातें कुछ ताकतवर हलकों के नुमाइंदों की हुई हैं और कुछ ताकतवर लोग गए हैं और उन्होंने अपने से भी ज्यादा ताकतवर लोग जो हैं उनके पैगामात मियां साहब को दिए हैं। पूरी जो चेन है कि मियां साहब को कन्विंस कैसे किया गया, नवाज शरीफ ने हाथ कैसे खड़े किए, नवाज शरीफ ने सरेंडर कैसे किया, ये पूरा जो एक आप कह लें कि स्टोरी लाइन है, ये पूरी मैं आपके सामने रखूंगा कि कब कहां लाहौर में कौन सी मीटिंग्स हुई, नवाज शरीफ से पहले मरियम और शहबाज को कैसे कन्विंस किया गया और उन्हें कैसे, उनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया गया, मरियम बीबी का कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ये सारी की सारी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है ऑन ग्राउंड, आप ये देखें कि शेख रशीद साहब को उठाया गया, अगवा किया गया, फरूख हबीब साहब जो हैं वो इस वक्त लापता हैं, उस्मान डार साहब जो हैं वो लापता हैं। शेख रशीद के मामले में अदालत ने कहा है कि 7 दिन के अंदर बाजियाब कराएं वरना एफआईआर दर्ज होगी। और शेख रशीद साहब वाले मामले में भी मस्बत पेशरफ्त क्या होती है फिर, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा था अदालत की तरफ से, वो जो शेख साहब के अलावा 2 बंदे उठाए थे, एक उनके साथ उनके मैनेजर और एक और जो उनके भांजे हैं, उन्हें छोड़ दिया, उन्हें उनके घर पहुंचा दिया गया। मस्बत पेशरफ्त है, अच्छी चीज है। अच्छा, अब शेख साहब के मामले में यह कहा गया, फरूख हबीब के मामले में कहा गया फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करें और आप इसके बारे में बताएं। उस्मान डार जिन्हें सिंध से उठाया गया, तो सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को आज ही पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह ने पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत की, जिस दौरान बैरिस्टर अली ताहिर ने बताया कि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। वकील ने के बताने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। अदालत को आपने मजाक समझा हुआ है, आपने जुडिशरी के ऑर्डर्स को उसका तमस्खर उड़ाते हैं ना आप। अदालतों का यूं अब लग रहा है कि ये मजे ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं कि अदालतों कह रहे हैं करो जो करना है। देयर इज अ रीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनकी अदालत के अंदर वो बेशक सख्त स्टांस ना लें, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने डीसी जो है उसके ऊपर तौहीन अदालत लगाई। डीसी गया डिवीजन बेंच में, डिवीजन बेंच में भी डीसी की अपील मुस्तरद करके वापस जस्टिस बाबर सत्तार के पास भेजा गया। फर्द जुर्म आयद हुई, डीसी साहब ने कहा मैं गैर मशरूत माफी मांगता हूं। जज साहब ने कहा तुम्हारी गैर मशरूत माफी मैं मुस्तरद करता हूं, क्योंकि पीटीआई के लोगों के साथ जो किया ये पीटीआई के साथ नहीं किया, ये आपने आइन और कानून, रूल ऑफ लॉ, अदालती हकमत सबके साथ खिलवाड़ कर दिया, आपने सबके साथ जुल्म किया, आपने ज्यादती की है। और इस सब के अंदर उन्होंने साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने क्या कहा था कि आपको इसका पता चलेगा कि आपने किया क्या है, और आप मेरे रिश्तेदारों, मेरे फैमिली वालों को अप्रोच करके कह रहे हैं आपके साथ हाथ हौला रखूं। ये आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इसका अलग मुकदमा भी बन सकता है कि आप ऑब्स्ट्रक्शन इन जस्टिस, आप कानून और उसके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, सिफारिशें करवा रहे हैं जजों को आप।
जज को आप इधर उधर से रेफरेंस लगा रहे हैं, मतलब ये सब हो रहा है इस वक्त। अब इस सब के अंदर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने भी बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि पुलिस आज ही उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करे, मुकदमा दर्ज होगा तो तहकीकात होंगी, फिर सब सामने आएगा। अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया और सेक्रेटरी दाखिला सिंध से भी 18 अक्टूबर को तहरीरी जवाब तलब किया है। लेकिन कहानी नाज़रीन किराम यहां खत्म नहीं हुई, कहानी असल में यहां से हुई है शुरू, और जो पेशावर में हुआ है वो बड़ा दिलचस्प मामला है। इसमें मैं आपके सामने कुछ और भी मेरे पास डिटेल्स हैं फौजी अदालतों के हवाले से। 3 अदालतें जो हैं उनमें जो पीटीआई के लोग फौजी अदालतों के हवाले हुए थे वो उनका ट्रायल भी शुरू हो चुका है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता दूं। एक जानिब तो पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को सूबे भर में जलसों और इलेक्शन कैंपेन की इजाजत दे दी है, और एक बड़ी क्लियर कट आप कह सकते हैं कि एक मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया गया है, एक क्लियर कट बात जो है वो अक्रॉस द बोर्ड पहुंचा दी गई है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने वार्निंग भी जारी की है, एक उन्होंने अलार्म बजाया है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी अदालत के हुक्म की हुक्म अदूली हुई तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे कोई कितना ही जोर आवर क्यों ना हो। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस अदालत में बयान हल्फी जमा करवाएं कि वो आइंदा खैबर पख्तूनख्वा में कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। एक चीज तो अदालत ने वाजे कर दी कि चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजी साहब आइंदा कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, यानी इससे पहले वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। साथ ये भी कह दिया कि सिर्फ मेरी अदालत नहीं, मेरे सूबे में कोई भी मेरी मातहत अदालत है उसके आपने ऑर्डर्स को वायलेट किया तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कोई कितना ताकतवर है। और मैं समझता हूं कि अगर ये जज साहब स्टैंड ले जाते हैं, पीटीआई के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ जो मर्जी करें। मेरा कंसर्न यही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान के अंदर कानून, पाकिस्तान के अंदर मेरे मुल्क की अदालतें, जैसे मेरे मुल्क के हर इदारे का तकद्दुस जरूरी है, जैसे फौज जो है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है। फौज के इदारे के ऊपर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए, जो वो काम करते हैं उस पर अवाम को ट्रस्ट होना चाहिए है, तो उसी तरह से अदालतों के ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई यहां से इंसाफ मिलेगा। ये रियासत के सुतून हैं और रियासत के सुतून खोखले नहीं होने चाहिए। सियासी जमात के वो सेकेंडरी है, उनके साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है। आप ये देखें कि निज़ाम अदल के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बड़ी खबर है, और जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अच्छी खबर के तौर पे इस चीज़ को देखा जा रहा है। लेकिन साथ जाहिर बात है कि जो फौजी अदालतें हैं उनके हवाले से भी एक खबर आई है सामने कि 3 फौजी अदालतें जो है 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल शुरू कर चुकी हैं। 3 अदालतें कायम कर दी गई हैं। एक अदालत जो है उसके जज या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो एक कर्नल लेवल के ऑफिसर हैं। 2 अदालतों के जज या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो मेजर लेवल के ऑफिसर हैं, और ये इनका कोर्ट मार्शल की जो एक कार्रवाई है वो इनके खिलाफ शुरू हो रही है। लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो है, ऑब्वियसली अभी आपको पता है कि फौजी अदालतों का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कहां तक पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही गई थी कि ट्रायल जो है क्योंकि ये कुछ सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रायल शुरू हो चुका है, तो अब देखते हैं कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या उनका क्या स्टांस होगा और ये मामला क्या होता है। काजी साहब जो हैं वो ऑलरेडी फैजाबाद धरना केस, और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे पहला इम्तिहान होगा वो होगा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसरत इलाली साहिबा का 3 रुकनी बेंच है। परवेज इलाही साहब वाला केस जो है वो पहुंच गया काजी साहब के सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां से भी आपको चीजें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट की भी आपको पता चल जाएगा कि क्या माइंड है, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त क्या सोच रही है पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उनके ऊपर, रिमार्क से भी और फैसलों से भी, और फैसलों के ऊपर अमल दरामद होता है या नहीं उस पर से भी। अब आते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के ऊपर, और नाज़रीन किराम ये इस वक्त नवाज शरीफ साहब के जो करीब समझे जाने वाले लोग हैं, नवाज शरीफ साहब के जो करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने ही वो कहते हैं ना कि अंदर की बात बता दी है। अंदर की बात उन्होंने ये बताई है, और ये वैसे मियाँ साहब को ये होते हैं ना कुछ लोग जो मदह सराई में इतने आगे निकल जाते हैं, उन्होंने मियाँ साहब की तारीफ करते करते ये सारी बातें उगल दी मियाँ साहब के तर्जुमान समझे जाने वाले सहाफ़ियों ने, और कि वो मियाँ साहब के खिलाफ चार्जशीट ही है कि मियाँ साहब ने सरेंडर कैसे किया और मैच फिक्स कैसे हो चुका है। ये कह रहे हैं और दावे हो रहे हैं जी कि नवाज शरीफ से कई अहम शख्सियात जो अहम ओहदों पर हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं, और न्यूमरस सेशंस जो हैं मीटिंग्स के वो हुए हैं, मुख्तलिफ अदबार हुए हैं, और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि अहम शख्सियत जो है वो नवाज शरीफ साहब से मिली हैं, और उन्होंने अहम तरीन शख्सियत का पैगाम जो है वो नवाज शरीफ साहब तक पहुंचाया है, और लॉजिकल पॉइंट्स जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के सामने रखे गए हैं, उन्हें कुछ पॉइंट्स के ऊपर कन्विंस किया गया है, और शरीफ खानदान में पहली मरतबा एक पॉइंट पर कंसेंसस हुआ है। वो पॉइंट क्या है ये कहीं ना कहीं, लेकिन वो पॉइंट है पॉलिश का, और पॉलिश जो है उसके ऊपर सब एक पेज पे है। कहा यह जा रहा है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की एक मीटिंग करवाई गई थी लाहौर में, और
इन्हें भी एक पॉइंट पे लाया गया था, और ये वो शख्स हैं जो नवाज शरीफ फैमिली का हिस्सा हैं, और नवाज शरीफ की नुमाइंदा शख्सियत तस्वुर होती हैं, और लाहौर वाली मुलाकात में एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से एक रैशनल अप्रोच जो है इस शख्सियत ने शहबाज और मरियम को एक पेज पे कन्विंस किया कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ फड्डा फुड्डा कोई नहीं करना। अब इस सब के अंदर नवाज शरीफ को समझाया गया कि आप जो कर रहे हैं उसमें काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नवाज शरीफ के पास बंदे भेजने से पहले, और मरियम नवाज को भी लंदन भेजने से पहले मरियम नवाज को कन्विंस किया गया, और पहली मर्तबा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों एक पेज पे थे, और दोनों नवाज शरीफ को एक ही पॉइंट पे कन्विंस कर रहे थे। ग्राउंड तैयार किया गया मरियम नवाज शरीफ को समझा के, और नवाज शरीफ को खामोशी पे कायल कर दिया गया, और नवाज शरीफ को समझाने में पहला मरहला मरियम और नवाज जो है, और उसके बाद मरियम ने अब्बा जी को कायल किया, और फिर पाकिस्तान की आम तरीन शख्सियात जो हैं ग्राउंड मरियम और शहबाज ने बनाया। नवाज शरीफ साहब समझ गए उनकी बात, अब वो जिस तरह का भी पैगाम था ताकतवरों का, फिर पाकिस्तान की आम तरीन शख्सियात नवाज शरीफ से मिली, और फिर एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास पहुंचा। नवाज शरीफ साहब जो है वो अभी खामोश है, लेकिन दिल का हाल नहीं बता रहे। नो वन नोज व्हाट नवाज शरीफ हैज प्लान्ड फॉर लॉन्ग टर्म, बट फिलहाल नवाज शरीफ साहब सरेंडर कर गए हैं, मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। इसहाक डार के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि हम इंतकाम नहीं लेना चाहते, हम मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ये दावा नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले साफी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के इस सरेंडर के बाद, नवाज शरीफ साहब के इन हाथ खड़े किए जाने के बाद गेम सेट है, मैच फिक्स है, और ये कहना है नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव बिल्डर साफियों का, और वो इस चीज को एनालाइज भी कर रहे हैं कि राना सना की गुफ्तगू से भी और इनके लोगों की गुफ्तगू से भी यही चीज समझी जा रही है कि इस सब के अंदर कि यही तासुर मिल रहा है कि ये सारा मामला इसी तरह का होगा। सो लेट्स सी, हम तो अच्छे की उम्मीद ही रखते हैं निज़ाम से और पाकिस्तान की सूरत हाल से। नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं, नवाज शरीफ साहब के साथ डील की अपनी सारा कुछ भी हो, ठीक है। फिर वही बात जो मेरा नुक्ता है कि मुल्क के अंदर निज़ाम अदल का मजाक ना उड़ाएं, मुल्क की बुनियादें खोखली ना करें, ना किसी शख्स को गिराने के लिए, ना किसी शख्स को फेवर देने के लिए। दोनों सूरतों में मौक़िफ़ ये है और गुजारिश ये है कि मुल्क का बेड़ा गर्क ना करें। मुल्क की आवाम का इदारों पर से एतमाद, चाहे वो जुडिशरी हो हमारी, चाहे वो हमारी पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, इन पर से एतमाद जो है वो इस लड़ाई के अंदर आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इन द लॉन्गर रन आप मुल्क का क्या नुकसान कर रहे होंगे। और इसका अभी फॉर द टाइम बिंग शायद किसी एक सर्टेन प्लान के लिए आपको फायदा हो जाए, मुल्क को इसका कतन कोई फायदा नहीं है। ये आप लिखवा लें, ये आप तहम्मुल से सोचेंगे, जो फैसला साज है उन्हें भी पता चल जाएगा। तो मुल्क पे रहम करना चाहिए। चाहे इमरान खान साहब को की सियासत को खत्म करना है, नवाज शरीफ की सियासत को जिंदा करना है, उस सब के अंदर जो मुल्क का नुकसान ये हो रहा है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आइन और कानून से बालातर होकर हर चीज की जा रही है ना। और नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए भी जो एक प्लान बनाया जा रहा है कि उन्हें पहले चेकअप होगा, फिर उन्हें जल्द से मिल जाया गया, फिर सर्विसेज अस्पताल, फिर सुबह अदालत। मतलब इतना बुरा मजाक आप पाकिस्तान के निज़ाम अदल के साथ करेंगे तो फिर तो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।